नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस न्यू डायमंड की जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उसमें। आज मैं पवन गहलोत आपके जो साइंस का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था, पीछे वाले वीडियो में आप उनको देख सकते हैं आराम से, बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, आज हमारा जो चैप्टर है वो है सेकेंड चैप्टर, और सेकेंड चैप्टर का नाम क्या आपके मानव तंत्र। क्या है? मानव तंत्र, ह्यूमन सिस्टम। सेकेंड चैप्टर का नाम क्या आपके? मानव तंत्र। अब देखो मानव तंत्र में क्या है, क्या पढ़ना है हमें इसमें, वो देखते हैं। सबसे पहले जो आपके ये सेकेंड चैप्टर है, इस चैप्टर में से एग्जाम में से आपके 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इस सेकेंड चैप्टर में से। अब ध्यान देना, जो मानव तंत्र है, सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका की। किसकी बात करते हैं? कोशिका की। कि आपने देखा होगा जो एक मकान या कोई घर बना होता है वो छोटे छोटे पत्थरों से मिलकर बना होता है, तो वो पत्थर क्या है? उस मकान की एक इकाई है। तो उसी प्रकार हमारा शरीर होता है, वो अनेक सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसीलिए एक कोशिका को क्या कहते हैं? हमारे शरीर की इकाई कहते हैं। सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाए? कोशिका, या आप इसे बोलते हो संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका। देखो अब अनेक सारी कोशिका मिलकर के ऊतक का निर्माण करती है, टिश्यू का। किसका निर्माण करती है? ऊतक का। और अनेक सारे ऊतक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अंग का निर्माण करते हैं। किसका? अंग का। और अनेक सारे अंग मिलकर तंत्र का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? तंत्र का। और अनेक सारे तंत्र मिलकर हमारे शरीर, बॉडी का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? बॉडी का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कोशिका के बारे में कुछ डिटेल बता रहा हूँ आपको, वो ध्यान में रखना कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? रॉबर्ट हुक ने। कब बताया था? 1665 ईस्वी में। और कोशिकाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे कहते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। ये ध्यान में रखना, ठीक है? क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। अब देखो हमें पढ़ना क्या है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में हमें पढ़ना है इन तंत्र के बारे में, मानव तंत्र के बारे में। जो भी आपके तंत्र है उन तंत्रों के बारे में पढ़ेंगे। देखो अब इसमें तंत्र कौन कौन से होते हैं उनकी बात करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? तंत्र मिलकर किसका निर्माण करते हैं? शरीर का। तो हमारे शरीर में देखो कौन कौन से तंत्र है। एक तो होता है पाचन तंत्र। कौन सा तंत्र? पाचन तंत्र। एक होता है श्वसन तंत्र, जो श्वास को लेने और बाहर छोड़ने की क्रिया करता है। ठीक है। एक होता है आपके उत्सर्जन तंत्र, जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को। एक होता है आपके तंत्र जिसे बोलते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रुधिर परिसंचरण तंत्र। और एक होता है आपके जनन तंत्र। एक होता है आपके तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, या जिसे हम बोलते हैं अंतःस्रावी तंत्र। क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी तंत्र। इन तंत्रों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ये सारे जो भी आपके तंत्र है, ये तंत्र मिलकर किसका निर्माण करते हैं? हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। सारे क्या तंत्र हैं? यही सारे तंत्र हमारे बॉडी के अंतर्गत है। और इसी प्रकार ये सारे तंत्र मिलकर किसका निर्माण करते हैं? हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। अब हम एक एक तंत्र के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला हम जो तंत्र पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पाचन तंत्र। क्या पढ़ेंगे? पाचन तंत्र सबसे पहले। अब देखो पाचन तंत्र होता क्या कि पाचन, किसका पाचन? भोजन का पाचन करता है। कौन सा तंत्र? पाचन तंत्र। ध्यान रखना, जैसे कि ये मेरी हाथ की कोशिका काम करिए, किसका काम करिए? आपके लिखने का काम करिए। तो उसको काम करने के लिए ऊर्जा की तो आवश्यकता होगी, कुछ ना कुछ भोजन की आवश्यकता होगी। तो भोजन में डायरेक्ट ऐसे नहीं दे सकता हूँ कि अंगुली को ले तो कुछ खा ले खाना, यहाँ से डायरेक्ट मैं गेहूँ डाल रहा हूँ गेहूँ खा ले तू, घी डाल रहा हूँ घी खा ले तू। ये ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि जो भोजन हम जिस अवस्था में लेते हैं उसी अवस्था में उसका अवशोषण नहीं होता है। उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है, उसका सरलीकरण किया जाता है, बाद में वो कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है और बाद में वो कोशिका उनको काम में लेती है। ऐसा तो है नहीं मेरी कान की कोशिका को मैं बोल दूं ले भाई तू थोड़ा सा चावल खा ले, तेरे अंदर कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, या फिर मैं बोलूँ कि दाल खा ले, तो तेरे अंदर प्रोटीन की मात्रा हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, जो हम भोजन लेते हैं उस भोजन का सरलीकरण किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, बाद में उसका कोशिकाओं के पास पहुंचाया जाता है और कोशिका उनका उपयोग करती है और अपनी ऊर्जा बनाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो पाचन है, इस पाचन में भोजन के पाचन की प्रक्रिया पढ़ेंगे
तो भोजन में जो मेन आपके प्रमुख अवयव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अलावा एक होता है प्रोटीन, जो मुख्यतः आपके वो तीन है प्रोटीन। एक कौन सा होता है? वसा। कौन सा होता है? वसा। अब ध्यान रखना, जो कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं भोजन में, यह कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में हमारे शरीर तक, कोशिकाओं तक पहुंचता है। किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में। किस रूप में पहुंचता है? ग्लूकोज के रूप में पहुंचता है। जो प्रोटीन होता है ये आपके एमिनो अम्लों के रूप में, एमाइनो एसिड के रूप में शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है। और जो वसा होती है, यह वसा ध्यान रखना आपके वसीय अम्लों के रूप में शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचती है। ये सारी किसकी, देखो वसा किस में टूट रही है? आपके वसीय अम्लों में। प्रोटीन किस में टूट रहा है? आपके एमिनो अम्लों में। कार्बोहाइड्रेट किस में टूट रहा है? आपके ग्लूकोज में। तो ये सारी प्रक्रिया किसके द्वारा संपन्न हो रही? पाचन तंत्र के द्वारा। और पाचन तंत्र के साथ में यहाँ पे और कौन सी क्रिया है? आपके एंजाइमों के द्वारा। ध्यान रखना, एंजाइमों के द्वारा इनका क्या हो जाता है? आपके सरलीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? सरलीकरण। क्या हो जाता है? सरलीकरण। यही आपकी प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन की प्रक्रिया। कि शरीर का वह तंत्र जो आपके भोजन का एंजाइमों की सहायता से सरलीकरण करता है, वो तो क्रिया कौन सी? पाचन। और इसमें जो तंत्र कार्य करता है वो तंत्र कौन सा हो जाएगा? आपके पाचन तंत्र। देखो मैं यहाँ पे इसकी परिभाषा लिख रहा हूं पाचन तंत्र की। वह तंत्र जो भोजन को, या भोजन में ये उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये अवयव लिख सकते हो आप, ठीक है। भोजन को एंजाइमों की सहायता से, एंजाइमों की सहायता से, एंजाइमों की सहायता से सरलीकृत करके, सरलीकृत मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके, सरलीकृत करके अवशोषण योग्य, अवशोषण योग्य बनाता है, बनाता है। वह तंत्र कौन सा तंत्र कहलाता है? आपके पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है, कहलाता है। ये आप क्या हो गई इसकी पाचन तंत्र की परिभाषा। कि शरीर का वह तंत्र जो भोजन को एंजाइमों की सहायता से सरलीकृत करके, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके अवशोषण योग्य बनाता है, वह तंत्र आपके क्या कहलाता है? पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम्स कहलाता है। अब देखो कि जो भोजन होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करता है। कौन करता है? पाचन तंत्र। इसमें एक नाम आया है यहाँ पे एंजाइम। क्या नाम आया? एंजाइम। अब एंजाइम से यहाँ पे क्या मतलब है, ये ध्यान में रखना कि एंजाइम से क्या मतलब है। एंजाइम में ध्यान रखना, एक तो पहली बात ये किसके बने होते हैं? आपके प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। मतलब क्या है कि जो भी एंजाइम है, सारे एंजाइम किसके बने होते हैं? आपके प्रोटीन के। बट जो सारे प्रोटीन है वो कभी भी एंजाइम नहीं हो सकते। सारे प्रोटीन कभी भी एंजाइम नहीं हो सकते, ये बात ध्यान में रखना। अब देखना यहाँ पे कि जो एंजाइम है, ये एंजाइम क्या कार्य करते हैं? ये क्या कार्य करते हैं? जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को, बायोकेमिकल रिएक्शन, जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को प्रेरित करवाते। कौन करवाते? आपके एंजाइम करवाते हैं। कौन सी प्रक्रियाओं को? जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को। अब ये जैव रासायनिक प्रक्रिया क्या होती है? जैव रासायनिक प्रक्रिया से ये मतलब है कि जो मानव शरीर के अंदर, जीव के शरीर के अंदर होने वाली जो अभिक्रिया है, जीव के शरीर के अंदर, जीव के शरीर के अंदर होने वाली अभिक्रिया, रिएक्शन, वो आपके कौन सी कहलाती है? जैव रासायनिक अभिक्रिया, बायोकेमिकल रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। और इन क्रियाओं को संपन्न कौन करवाता है? आपके एंजाइम करवाता है। एंजाइम का कार्य क्या हो गया कि भोजन का सरलीकरण करता है और उसको अवशोषण योग्य बनाता है। अब भोजन में हम क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं और वसा लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में आपके तोड़ता है? ये ग्लूकोज के रूप में। प्रोटीन को एमिनो अम्लों के रूप में और वसा को वसीय अम्ल या फैटी एसिड के रूप में तोड़ता है। और इन जो भी आपके ग्लूकोज है, एमिनो अम्ल है, इनका क्या किया जाता है? आपके अवशोषण किया जाता है। किसके द्वारा? यही सारी प्रक्रिया में क्या है? आपके पाचन तंत्र के बारे में।
अब देखो, ये तो हमने इस पाचन तंत्र के बारे में नॉर्मल डिटेल्स पढ़ ली कि पाचन तंत्र होता क्या है, क्या क्या क्रिया संपन्न होती है। अब देखो यहाँ पे पाचन तंत्र के आपके दो भाग होते हैं, ध्यान रखना। पाचन तंत्र के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो। एक तो होता है आपके आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। एक होता है आपके पाचक ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, ये दो भाग होते हैं। अब देखो आहार नाल में कौन कौन से भाग होते हैं। आहार नाल में एक भाग होता है आपके मुख, एक होता है मुख गुहा जिसे इंग्लिश में कहते हैं बक्कल कैविटी। फिर आता है आपके ग्रसनी जिसे इंग्लिश में कहते हैं फेरिंग्स। फिर होता है अगला आपके ग्रास नली जिसे इंग्लिश में कहते हैं इसोफेगस। एक होता है आपके अमाशय जिसे स्टोमक कहते हैं। अगला पार्ट होता है आपके छोटी आंत जिसे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। एक पार्ट होता है आपके बड़ी आंत का जिसे कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। और एक होता है मल द्वार जिसे कहते हैं रेक्टम। ये आपके इतने किसके भाग हैं? आहार नाल के भाग। मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मल द्वार। ये तो आपके क्या हो गए? आहार नाल के भाग हो गए। ठीक है, अब आते हैं पाचक ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन सी उपस्थित होती हैं। अब ध्यान रखना, जो पाचक ग्रंथियां हैं, इन ग्रंथियों में आपके तीन प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। पाचक ग्रंथियां, एक ग्रंथि हो जाएगी आपके लार ग्रंथि, सैल्वरी ग्लैंड्स। एक हो जाएगी आपके यकृत ग्रंथि जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीवर, या जिसे आम भाषा में हम क्या बोलते हैं? कलेजा बोलते हैं। और एक होता है आपके अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? अग्नाशय, या जिसे पेनक्रियाज भी कहते हैं। ये आपके तीन प्रकार की ग्रंथियां, पाचक ग्रंथियां। इन ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है हमें, और इन एक एक भाग के बारे में, आहार नाल के जो भी भाग है इनके बारे में पढ़ना है। ये सारी जो भी आपके ग्रंथियां हैं, इन ग्रंथियों के द्वारा एंजाइमों का स्त्रावण किया जाता है। किसका स्त्रावण किया जाता है? एंजाइमों का स्त्रावण किया जाता है। सारे एंजाइम एकदम मैं ट्रिक के साथ में आपको याद करवा दूंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, अब क्या है पाचन तंत्र में, हमें ये देखो मेन टॉपिक पता चल गई यहाँ पे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। एक तो मुख की संरचना, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार। इसके अलावा हमें लार ग्रंथि के बारे में, यकृत और अग्नाशय ग्रंथि में यहाँ पे पढ़ना है। अब मैं आपको डायग्राम के द्वारा ये सारे जो भी भाग है, आहार नाल के भाग और पाचक ग्रंथियों के भाग, इनको मैं यहाँ पे डायग्राम के द्वारा आपके सामने शो कर रहा हूँ एक बार। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे आपके पाचन तंत्र का डायग्राम बनाने जा रहे हैं। उनको साथ साथ में देखते जाना आप किस प्रकार से वो डायग्राम बनाना है। ठीक है, नोटिस करना इसको आप डायग्राम को कि किस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना सीखना है। ये आपके मैं थोड़ा डायग्राम थोड़ा स्मॉल टाइप में बना रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको यहाँ पे बोर्ड में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, पूरा अच्छे से डायग्राम आ सके। थोड़ा इस डायग्राम को आप देखते रहना, यहाँ पे अच्छे से समझते जाना। ठीक है, जिससे आपको डायग्राम बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। डायग्राम को देखते जाना आप साथ में। ये आपके सामने यहाँ पे पाचन तंत्र का डायग्राम बनके तैयार हो गए है ना। अब देखो इस पाचन तंत्र के डायग्राम को थोड़ा आप समझ लेना यहाँ पे कि आपको कौन कौन से पार्ट याद रखने। एक एक पार्ट के नाम बताने जा रहा हूँ मैं यहाँ पे आपके सामने। एक एक पार्ट को आप अच्छे से समझते जाना है ना।
ये आपका हो जाएगा यहाँ पे पित्ताशय। क्या उपस्थित हो जाएगा? पित्ताशय। अब देखो इस डायग्राम में आप यहाँ पे क्या समझना है आपको। इसमें सबसे पहले हमने देखा था कि जो पाचन तंत्र होता है, उस पाचन तंत्र के मैंने आपको कितने भाग बताए थे? 2 भाग बताए थे। देखो इधर कि पाचन तंत्र होता है, इस पाचन तंत्र के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो भाग होता है आपके आहार नाल का। कौन सा भाग होता है? आहार नाल का। और एक भाग कौन सा होता है? आपके पाचक ग्रंथियों का भाग। कौन सा भाग होता है? पाचक ग्रंथियों का भाग। एक तो भाग कौन सा होता है? आपके आहार नाल का भाग, और दूसरा कौन सा होता है? आपके पाचक ग्रंथियों का भाग होता है। अब देखना यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको आहार नाल के भाग के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आहार नाल के भाग में सबसे पहला कौन सा आता है? मुख। सेकेंड नंबर कौन सा आता है? मुख गुहा बक्कल कैविटी। और फिर कौन सा आता है? आपके ग्रसनी। ग्रसनी के बाद में अगला कौन सा आता है? आपके ग्रास नली। ग्रास नली। और ग्रास नली के बाद में अगला कौन सा आता है? आपके अमाशय। अमाशय के बाद में अगला कौन सा आता है? आपके छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत के बाद में कौन सा आता है? बड़ी आंत। और बड़ी आंत के बाद में कौन सा आता है? आपके मल द्वार। कौन सा आता है? मल द्वार। और पाचक ग्रंथियों में मैंने अभी आपको नाम बताए थे। एक तो कौन सी? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि के अलावा एक कौन सी ग्रंथि होती है? आपके यकृत या लीवर या जिसे कलेजा बोलते हैं। एक ग्रंथि कौन सी होती है? आपके अग्नाशय या पेनक्रियाज ग्लैंड। ठीक है। अब देखो यहाँ पे पाचन तंत्र में ये सबसे पहला भाग यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? आपके मुख। कौन सा हो जाएगा? मुख। मुख के पीछे की ओर ये जगह कौन सी हो जाएगी? आपकी मुख गुहा। कौन सा हो जाएगा? मुख गुहा। ये यहाँ पे आपके कौन सा हो जाएगा? ये यकृत हो जाएगा। यकृत के अंदर जो आपके ये संरचना पाई जाती है इसे क्या कहते हैं? पित्ताशय, या जिसे इंग्लिश में कहते हैं गॉल ब्लैडर। ये हो जाएगी आपके यहाँ पे ग्रसनी। ग्रसनी के बाद में ये कौन सी हो जाएगी? आपके ग्रास नली। कौन सी हो जाएगी? ग्रास नली। और ये भाग कौन सा हो जाएगा? आपके अमाशय या स्टोमक का भाग। और ये हो गया आपके अग्नाशय ग्रंथि का भाग। अग्नाशय ग्रंथि के बाद में फिर अगला भाग कौन सा होता है? ये आपको जो भाग दिखाई दे रहा है ये बीच वाला भाग। ये मैं यहाँ पे आपके सामने थोड़ा लार्ज कर रहा हूँ। ठीक है। ये बीच वाला भाग कौन सा हो जाएगा? छोटी आंत का भाग। कौन सा हो जाएगा? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये पूरा जो आपके साइड वाला ये भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये कौन सा हो जाएगा? आपके बड़ी आंत का भाग। कौन सा हो जाएगा? बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। और जो आपके ये विशेष संरचना यहाँ पे दिखाई दे रही है, इस संरचना को कहते हैं अपेंडिक्स या परिशेषिका। अपेंडिक्स या हिंदी में कहते हैं इसे परिशेषिका। क्या कहते हैं? परिशेषिका। ये एक अवशेषीय अंग के रूप में है। और ये यहाँ वाला भाग कौन सा हो जाएगा? आपके मल द्वार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मल द्वार। ये सारे भाग हो गए, इसके अंदर आ गए भाग। अब देखना एक एक संरचना को आप समझते जाना बहुत ही अच्छी तरीके से। ये यहाँ वाला जो भाग है जो अमाशय से आ रहा है और यहाँ पे ये जुड़ रहा है भाग, ये कौन सा हो जाएगा? आपके ग्रहणी। ग्रहणी का भाग। ये यहाँ वाला जो भाग है ये भाग हो जाएगा आपके मध्य शुद्धांत्र। इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, मध्य शुद्धांत्र। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। और ये भाग हो जाएगा आपका शुद्धांत्र वाला भाग। कौन सा हो जाएगा? शुद्धांत्र वाला भाग। अब देखना जो आपके सामने ये पाचन तंत्र का डायग्राम बना हुआ है, सबसे पहले हम भोजन कहाँ पे लेते हैं? मुख में। मुख गुहा में भोजन लेते हैं। यहाँ पे मुख के द्वारा भोजन कहाँ पे जाता है? आपके मुख गुहा में जाता है। फर्स्ट नंबर भोजन मुख में लिया, फिर आपके मुख गुहा में गया। मुख गुहा में जाने के बाद में भोजन आपके कहाँ पे जाता है? ग्रसनी में जाता है। एक बार इस प्रोसेस को आप समझना, ग्रसनी में। थर्ड नंबर ग्रसनी के बाद में भोजन कहाँ पे आता है? आपके इस ग्रास नली में आता है। कभी भी ध्यान रखना कि जो पाचक ग्रंथियाँ है, इन पाचक ग्रंथियों में भोजन नहीं जाता है। ठीक है, पाचन ग्रंथियों में भोजन नहीं जाता है। फोर्थ नंबर आपके ग्रास नली के द्वारा ये भोजन आपके आगे कहाँ पे पहुँचता है? भोजन पहुँचता है आपके अमाशय वाले भाग में। अमाशय वाले भाग से भोजन आगे चल करके फिर आगे कहाँ पे जाता है? आपके इस छोटी आंत वाले भाग में आता है। कहाँ पे आता है? इस 5 नंबर वाले, इस 6 नंबर वाले भाग में आता है। छोटी आंत के द्वारा भोजन कहाँ पे पहुँचता है? इस बड़ी आंत में पहुँचता है, आपके 7 नंबर वाले भाग में, इस भाग में पहुँचता है। अब ध्यान रखना कि मैंने शुरुआती में आपको बताया था कि जो भोजन होता है उस भोजन में जो आपके पोषक अवयव होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं मेन। कौन कौन से? एक तो होता है आपके कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। एक होता है आपके वसा,
एक होता है आपके प्रोटीन होता है, एक क्या होता है प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट होता है ये आपके ग्लूकोज के रूप में, वसा होती है आपके वसीय अम्लों के रूप में, वसीय अम्लों के रूप में, और प्रोटीन होता है वो आपके एमिनो अम्लों के रूप में, एमाइनो एसिड के रूप में कहाँ पे पहुँचता है आपके शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक। कार्बोहाइड्रेट को मैं शॉर्ट में क्या लिख सकता हूँ, सी लिख सकता हूँ। प्रोटीन को मैं शॉर्ट में क्या लिख सकता हूँ, पी लिख सकता हूँ। और वसा को इंग्लिश में बोलते हैं फैट, तो इस फैट से मैं पहला वर्ड क्या लिख सकता हूँ, एफ। तो CPF ये आप याद रखना। इसको मैं 1 नंबर दे रहा हूँ, इसको 2 नंबर और इसको 3 नंबर। कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहाँ पे 1 नंबर ले लेना आप, यहाँ पे 2 नंबर ले लेना और यहाँ पे आप 3 नंबर ले लेना। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पे होता है, मुख गुहा में 1 नंबर। यहाँ पे कौन सा भाग उपस्थित है आपकी, मुख। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पे होता है, मुख गुहा में होता है। अगला ध्यान रखना, अगला 2 नंबर पे कौन सा है, यहाँ पे देखो प्रोटीन है। प्रोटीन के लिए मैंने 2 नंबर क्या लिखा है, आपके अमाशय वाला भाग। तो अमाशय में किसका पाचन होता है, आपके प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है, अमाशय में होता है। और आपके अगला भाग लिखा मैंने एफ। एफ मतलब होता है वसा। एफ मतलब क्या होता है, वसा या फैटी एसिड। इस वसा का पाचन आपकी कहाँ पे होता है, इस छोटी आंत वाले पार्ट में होता है। कहाँ पे होता है, छोटी आंत वाले पार्ट में होता है। ठीक है, एक बार इतनी डिटेल्स आप यहाँ पे ध्यान में रखना। इस डायग्राम को आप अच्छे से नोट कर लेना और इन भागों को आप ध्यान में रखना। पहला आप भाग आपके मुख, मुख के बाद में अगला भाग मुख गुहा, मुख गुहा के बाद में ये भाग कौन सा होगा, ग्रसनी, ग्रसनी के बाद में ग्रासनली। ये संरचना आपकी जे आकार की संरचना, अमाशय की संरचना। यह संरचना होगी आपके अग्नाशय की संरचना। और आपके जो अमाशय से आगे चलकर कहाँ पे जाता है, आपके छोटी आंत वाले भाग में। फिर छोटी आंत आगे चलकर ये देखो कहाँ पे खुल रही है, आपकी बड़ी आंत में। और ये भाग परिशेषिका या अपेंडिक्स हो गया। अब देखो यहाँ पे इस अपेंडिक्स का कार्य देखना कि हमारे पूर्वज कौन थे, हमारी उत्पत्ति किन से हुई, बंदर से हुई है। हमारी उत्पत्ति किन से हुई है, बंदर से। और बंदर उस समय पहले क्या खाते थे, आपके पेड़ पौधे खाते थे, पेड़ पौधे खाते थे। और इन पेड़ पौधों में क्या रहता था, आपके सेल्यूलोज रहता था। क्या रहता था, सेल्यूलोज रहता था। इस सेल्यूलोज का पाचन करने वाला कौन था, आपके अपेंडिक्स या परिशेषिका। अब तो हम पेड़ पौधे खाते नहीं है, तो इसलिए आपके इसमें सेल्यूलोज रहता ही नहीं है शरीर में। तो आपके जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा होता है उनका पाचन आपकी मुख गुहा, अमाशय और छोटी आंत के द्वारा कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये संरचना आपके सामने इतनी मैंने ड्रॉ कर दी। अब अगला जो हम फर्स्ट नंबर भाग पढ़ेंगे, ये भाग पढ़ेंगे आपके मुख के भाग के बारे में। ये मुख का भाग पढ़ेंगे, फिर अगला पढ़ेंगे मुख गुहा के बारे में। तो मुख्य भाग में आप ध्यान रखना 2 संरचना पढ़ेंगे। एक तो आपके पढ़ेंगे लार ग्रंथि के बारे में, और लार ग्रंथि के अलावा हम पढ़ेंगे एक दांत की संरचना कि कितने प्रकार के दांत उपस्थित होते हैं, लार ग्रंथि का क्या कार्य है, और ये लार ग्रंथि कौन से एंजाइम का सिक्रेशन करते, स्त्रावण करते, ये हम पढ़ेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए आपके इतना ही चैप्टर स्टार्ट किया है, आप इसको अच्छे से देखें। इसमें आपको क्या स्पेशल लगा, क्या स्पेशल सीखा आपने, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।